हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल लॉ का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था वाटर एक्ट 1974 के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में एयर एक्ट 1981। नेक्स्ट हमने इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 के बारे में। तो अब देखते हैं हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 होता क्या है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 जो ये है हमारा 18 अक्टूबर को आया था हमारा। ये इट इज़ अ क्वासाई जुडिशल बॉडी। क्वासाई जुडिशल बॉडी हमारी क्या होती है? क्वासाई जुडिशल बॉडी जो हमारी होती है, जो हमारे लॉ को भी फ्रेम करती है और साथ ही साथ में पनिशमेंट भी दे सकती है। वैसे इसके आने का कारण क्या था? जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वैसे ये एक टाइप से हमारा कोर्ट है। इसको आप कोर्ट से रिलेट करके समझ सकते हो। तो इसके आने का जो मेन मकसद था वो क्या था, तो वो देखते हैं। फॉर द इफेक्टिव एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ ए क्लासेस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एनजीटी बनाने की नीड क्यों आई? क्योंकि कोर्ट में वैसे ही पहले से बहुत सारे केस हमारे पेंडिंग में पड़े हैं, तो इसी वजह से हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया है। ये इसलिए बनाई गई ताकि इफ़ेक्टिव और स्पीडी डिस्पोजल हो केस में, मतलब जल्दी से जल्दी सुनवाई हो हमारी केस की। तो टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ ए केस 6 मंथ। इसे सिर्फ 6 मंथ लगते हैं केस को सोल्व आउट करने में। ये 6 महीने के अंदर अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं उन्हें सोल्व कर देती है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, 6 मंथ के अंदर अंदर हमारा केस को ये सोल्व कर देती है। तो द कोर्ट कैन राइटली बी कॉल्ड स्पेशल बिकॉज इंडिया इज़ अ थर्ड कंट्री फॉलोइंग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टू हैव अ सच सिस्टम। जो इंडिया है वो हमारी 3rd नंबर की कंट्री है जिसने इस टाइप की बॉडी को बनाया था। सबसे पहले हमारी ऑस्ट्रेलिया थी, 2nd नंबर पे हमारी न्यूजीलैंड थी। इसको आप ध्यान रखना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जा सकता है आपका। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा इसका कंपोजिशन। तो इसके जो कंपोजिशन हमारा कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है, 4 में डील किया गया है। द ट्रिब्यूनल कंप्राइज ऑफ ए चेयरमैन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर। इसमें हमारा चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर होता है और एक्सपर्ट मेंबर होता है। दे शैल हेल्ड ऑफिस, ये 5 साल के लिए अपने ऑफिस को हेल्ड करते हैं। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक बार अगर ये अपॉइंट हो गए उसके बाद रीअपॉइंट नहीं हो सकते, ये एलिजिबल नहीं होते रीअपॉइंट के लिए। जो चेयरपर्सन है उसे अपॉइंट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कंसल्टेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो हमारे एक्सपर्ट और जुडिशियल मेंबर है उन्हें हमारी सिलेक्शन कमेटी शैल बी फाउंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है, सिलेक्शन कमेटी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो। तो इसमें जो हमारे जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, एटलीस्ट इसमें 3 होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम 20 फुल टाइम मेंबर। और जो हमारा चेयरपर्सन होगा वो 1 होगा। और जो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच है एनजीटी की वो हमारी न्यू दिल्ली में है, और अदर ब्रांचेस हमारी पुणे, चेन्नई, कोलकाता और भोपाल में है। अब नेक्स्ट इसको जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें मैंने बस इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमारे सेक्शन 2 में डिफाइन की गई है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट की जो डेफिनेशन है वे हमारी डील की हुई है सेक्शन 2 क्लोज ए में। तो एक्सीडेंट का मतलब होता है कि इन्वॉल्विंग फोर्टियस सडन और अनइंटेंशनली अक्रेंस वाइल हैंडलिंग एनी हैजार्डियस सब्सटेंस। मतलब कि कोई हैजार्डियस सब्सटेंस को हैंडल करते हुए या अचानक से या फिर अनइंटेंशनली घटना हो जाए। कोई इंटेंशनली से तो हैजार्डियस सब्सटेंस अपने ऊपर नहीं डालेगा, उसे तो फिर हम सुसाइड के केस में इन्वॉल्व करेंगे। और उस हैजार्डियस सब्सटेंस की वजह से अगर कॉन्टीन्यूसली या रुक रुक कर या फिर बार बार डेथ इंजरीज हो किसी भी पर्सन को, या फिर उस हैजार्डियस सब्सटेंस की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान पहुँचे, उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। इसमें इंक्लूड नहीं होगा हमारा अगर एक्सीडेंट वार में होगा या फिर हमारे रेडियो एक्टिविटी की वजह से होगा, तो वो हमारा एक्सीडेंट में
एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 2 क्लोज ए में। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट की जो डेफिनेशन है, इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है हमारा वाटर, एयर, लैंड, ये सब इंक्लूड होती है हमारी इन्वायरमेंट में। और साथ ही साथ में इसमें क्या चीज़ आती है हमारी, इसमें आती है हमारी वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। और जो भी प्रॉपर्टी है उनके बीच में जो भी इंटर रिलेशनशिप है वो भी इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो है हैंडलिंग इन रिलेशन टू एनी हैजार्डियस सब्सटेंस। ये हमारी सेक्शन 2 क्लोज ई में डिफाइन की है। हैंडलिंग इज रिलेटेड टू एनी हैजार्डियस सब्सटेंस मीन्स द मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्ट बाय व्हीकल, यूजिंग, कलेक्शन, डिस्ट्रक्शंस, conversion, offering for sale, transfer or the like of such hazardous substance। hazardous substance का मतलब होता है कोई भी hazardous नहीं, मतलब हैंडलिंग का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो या फिर प्रोसेसिंग हो रही हो या फिर ट्रांसफ़र, या मतलब जो फर्स्ट प्रोसेस से लेके लास्ट स्टेज तक जो भी हो रहा हो, वे सब चीज़ें किसी भी सब्सटेंस से रिलेटेड हमारी हैंडलिंग में आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट इसका जो है वो है हैजार्डियस सब्सटेंस। हैजार्डियस सब्सटेंस क्या होता है। हैजार्डियस सब्सटेंस मीन एनी सब्सटेंस और प्रिपेयरिंग विच बाय रीजन ऑफ इट्स केमिकल और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी और हैंडलिंग इज लाइक टू कोज हार्म टू ह्यूमन बींग्स और अदर लिविंग क्रिएचर्स और प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्टी। मतलब कि हैंडलिंग का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसकी केमिकल और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी और हैंडलिंग से केमिकल प्रॉपर्टी या फिर हैंडलिंग से हार्म हो हमारे ह्यूमन बींग्स को और अदर लिविंग क्रिएचर्स, उसकी हैंडलिंग से हार्म हो हमारे लिविंग क्रिएचर्स, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्टी, तो उसी को हम हैजार्डियस सब्सटेंस कहते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स को हार्म पहुँचे। नेक्स्ट हमारा है ट्रिब्यूनल टू सेटल डिस्प्यूट। इसमें हमारा जो है ये सेक्शन 14 में बताया गया है कि जो ट्रिब्यूनल है वो किस किस के डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। अगर आप एयर एक्ट में परेशान हो, वाटर एक्ट में, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा, कोई सभी कहीं पर भी आपको अपील करनी है तो आप एनजीटी के पास जाएंगे तो कहता है इसको किस किस एक्ट में पावर है, तो इसको इन सारे एक्ट में पावर है, इन सारे एक्ट के डिस्प्यूट्स ये रिजोल्व कर सकता है। सबसे पहले है हमारा वाटर एक्ट, वाटर सीज एक्ट है हमारा, फॉरेस्ट, एयर, इन्वायरमेंट एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। हमारे सिलेबस में वाटर, एयर, इन्वायरमेंट ये 3 एक्ट है और पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, यही हमारे सिलेबस में है। तो आप इन्हीं को ध्यान रखिएगा, इनके सेक्शंस वगैरह को और इनके ईयर कब आए थे। तो नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 19। सेक्शन 19 को देख लेते हैं। सेक्शन 19 में कहा गया है प्रिस्क्राइब द ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बट शैल बी गाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। द ट्रिब्यूनल हैज़ बीन एम्पावर्ड टू रेगुलेट द आउन प्रोसीजर। इसमें हमारा कहा गया है एनजीटी जो हमारी है वो वर्क नहीं करती हमारी सीसीपी के अकॉर्डिंग, मतलब सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डिंग ये हमारी वर्क नहीं करती। इसकी मर्जी होती है, इसको अगर इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है तो कर सकती है, पर ये बाउंड नहीं होती कि इसको इसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। ये अपना खुद का कोई प्रिंसिपल भी फॉलो कर सकती है और अगर कोई प्रिंसिपल ये फॉलो नहीं कर रही तो उसमें उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ेगा इसको, बट ये बाउंड नहीं होती कि ये जो सीसीपी में कहा गया है उसको ही फॉलो करे। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को ये अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेक्शन 16। सेक्शन 16 में जो हमारा कहा गया है, इसमें हमारा कहा गया है कि अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक्ट से आप संतुष्ट नहीं हो, आप उसने कोई अपना फैसला सुना दिया तो आप
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो विद इन द 90 डेज। जिस दिन आपने उससे संतुष्ट नहीं हो, जिस दिन से उसके अगले 19 डेज तक आप अपील कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सबसे अब लास्ट आ गया, इसमें जो है हमें पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस इन द। अगर कोई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो उसने बात कही है उसका कोई फॉलो नहीं कर रहा है उसकी गाइडलाइंस को, तो उस केस में उसको क्या क्या पेनल्टी लगेगी। उस केस में उसको जो होगी इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर, 3 साल की जेल, 3 साल से ऊपर की हो सकती है, या फिर 10 करोड़ का फाइन, या फिर दोनों, मतलब खाली जेल भी, खाली फाइन भी लग सकता है, और दोनों के दोनों भी लग सकते हैं। और अगर वो डिफ़ॉल्ट उसका कंटिन्यूसली चलता रहा तो उस केस में उसको 20,000 रुपीज़ पर डे देने पड़ेंगे जब तक उसका डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस रहेगा। और कंपनी के केस में ये अलग होता है। अगर कोई पर्सन करता है तो उसके लिए तो ये होता है, अगर कोई कंपनी हमारे एनजीटी के जो रूल्स और गाइडलाइंस इनको फॉलो नहीं करती तो उसके लिए जो हमारी पेनल्टी होती है वो अलग होती है। इसमें उसके लिए जो पेनल्टी होती है वो ये होती है कि उसको पेनल्टी लगेगी 25 करोड़ रुपीज़ तक। और अगर उसका जो फॉल्ट कंटिन्यूसली चलता रहा तो उस केस में उसको 1 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे जब तक वो फॉल्ट उसका चलता रहेगा। ये हो गया हमारे कंपनी के केस में। उस कंपनी के केस में ज़्यादा पेनल्टी लगती है हमारी एज़ कम्पेयर टू वैसे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।